हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और जैसा कि आप लोग देख रहे थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए और आप लोग पहले की वीडियोस को भी देखते रहिएगा सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में और उस टॉपिक का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। उसके लिए मैंने पहले से एक डेफिनेशन लिख के रखी है और एक नोट पॉइंट लिख के रखा है। तो डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of a variable are called trigonometric equations, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, trigonometric equations लिखना है यहाँ पर। अब बात को समझिए कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, ऑफ अ वेरिएबल, वो किसके टाइप एक्ट कर रहे हो, वेरिएबल टाइप एक्ट कर रहे हो, तो अपन बोलेंगे कि उस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं बोल रहा हूँ ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी, और वो किसके टाइप एक्ट कर रहे हो, वेरिएबल टाइप एक्ट कर रहे हो, तो अपन बोलेंगे कि वो इक्वेशन आपका कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो साइन एक्स है ना वो एक्ट कर रहा है एक वेरिएबल टाइप। क्योंकि देखिए साइन एक्स को अगर मान लीजिए मैं रिप्लेस कर दूं, साइन एक्स को मैं रिप्लेस कर दूं y से, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, क्लियर है। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो y की आपको दो वैल्यू मिलेगी, -1 और -1, मतलब साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई, -1 और -1, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है और वो किसके टाइप एक्ट कर रहे हैं, वेरिएबल टाइप एक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने इसे रिप्लेस कर दिया y से, तो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसका सॉल्यूशन कितना आया, -1 और -1, मतलब इस इक्वेशन में sin x की दो वैल्यू आएगी, -1 और -1, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो यही मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। और यहां पर एक मैंने नोट पॉइंट लिख के रखा है। नोट पॉइंट क्या बोलता है, वी नो दैट sin x एंड cos x रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पहले के वीडियोस नहीं देखे प्लीज पहले के वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जब अपन ग्राफ बनाए थे, याद कीजिए, और मैंने ऐसे कार्टेशियन प्लेन बना के भी आपको समझाया था कि sin x और cos x की वैल्यू हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होती है। और यहीं से मैंने एक जनरल फॉर्म भी बनाया था, sin 2n पाई प्लस x इक्वल टू sin x, cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x, याद आ रहा है। मैं बोल रहा हर एक इंटरवल जब कंप्लीट होता है तो sin x और cos x की वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू ऑफ 10x रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, वैसे ही 10x की वैल्यू भी कब रिपीट होने लगती है, हर पाई इंटरवल के बाद। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, याद कीजिए, 10n पाई प्लस x इक्वल टू 10x होगा, क्लियर है। तो इसका हम लोग ग्राफ भी बनाए थे और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे थे प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे और डेफिनेशन लिखूंगा, फिर अपन और आगे चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, मैंने आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब वेरिएबल के टाइप एक्ट कर रहे हो, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया था, sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो sin x जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में काम कर रहा है और sin x यहाँ पे वेरिएबल है। और अगर मैं sin x को y से रिप्लेस कर दूं तो मेरा इक्वेशन बन जाता है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -1 और -1, क्लियर है। तो ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन निकला y इक्वल टू -1 मतलब y क्या था, y मेरा sin x ही तो था, मतलब कुल मिला के किसकी वैल्यू है, ये sin x की ही तो वैल्यू है, -1 और -1, क्लियर है। तो अपन अब बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया y की वैल्यू -1 आई या sin x की वैल्यू -1 आई, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो आपको ये बता दूं सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने पहले ऊपर लिख के रखा है, क्या बोला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, क्लियर है। तो अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अब क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, बोला हूं द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर व्हिच x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। मतलब x जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है? जिसमें x जो है 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, या 0 रेडियन से बड़ा 2 पाई रेडियन से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसमें द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है? अभी आपको मेरे ख्याल से इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब बात को समझिए, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को sin x की वैल्यू क्या मिल रही है, -1 और -1। करेक्ट है? अब बात को समझिए, यहीं से मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है? इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि इस इक्वेशन से sin x की वैल्यू आ रही है -1। क्लियर है ये चीज? अब आप ये बात बताइए कि -1 sin x में कब होता है, ये होता है sin x इक्वल टू, मैं -1 को लिख सकता हूं sin ऑफ 270 डिग्री। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो 270 डिग्री मतलब x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब ये जो है, ये x जो है वो 0 से तो बड़ा है और बराबर भी है, या लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री है। क्लियर है? मतलब ये मेरा काम कर रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। क्लियर है? ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। किसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। क्लियर हो रही है बात? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी है और 360 से छोटी है। x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 270 डिग्री। तो ये मेरा कैसे काम करेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का काम करेगा। किसके लिए? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप ये बोलोगे सर ठीक है, 0 से 360 डिग्री के बीच में 270 डिग्री पर साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। बात समझ में आ गई? लेकिन -1 और भी जगह तो होता है साइन में, जैसे और कब होता है, अपन बोल सकते हैं, अगर मैं इसे चाहूं लिखना तो sin x इक्वल टू -1, और -1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं sin ऑफ 450 डिग्री। तो यहां पे भी x इक्वल टू 450 डिग्री आया, यहां पर भी sin x की वैल्यू -1 होगी, लेकिन ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि ये 360 से कैसा है, 360 से बड़ा हो गया। और मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि x 0 से बड़ा 360 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? -1 तो साइन के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एंगल्स पर साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, बहुत सारे एंगल पर साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, लेकिन मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब बोलूंगा, जब मेरा x जो है 0 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल के टाइप एक्ट करें, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, मैंने बोला कि जब x की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी या बराबर और 360 डिग्री के छोटी या बराबर हो, तो अपन बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसे अपन बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है? उसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखाया था। अब चलिए आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस बना के देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, इस x की वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच में आपको देखनी है, और 0 और 360 डिग्री के बीच में आपको ये चेक करना है कि कब कब x की वैल्यू क्या एंगल रखूं 0 से 360 डिग्री के बीच, कि मेरा sin x का वैल्यू जो हो √3/2 बन जाए। क्लियर है? तो पहली बात, √3/2 तो आप वैसे भी जानते हैं कब होता है, तो एक तो आपको पहले से पता है sin x इक्वल टू √3/2 के लिए मैं लिख सकता हूं sin 60 डिग्री। क्लियर है? लेकिन अपन रेडियन में बात करेंगे तो अपन लिख सकते हैं, अच्छा sin 60 होता है आपका √3/2, मैं रेडियन में बात करूंगा तो मैं लिखूंगा sin ऑफ π/3। क्लियर है? तो x का एक वैल्यू तो आपको नजर आ गया π/3, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये। क्लियर है? क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। क्लियर है? लेकिन क्या सिर्फ 0 से 360 डिग्री के बीच में सिर्फ π/3 रेडियन पर ही √3/2 होगा क्या, और किसी पर नहीं हो सकता? तो चलिए चेक करते हैं और किसी पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मेरे को एक और कॉन्सेप्ट पता है, क्या मैं जानता हूं sin
180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, कैसे चेक करना है, 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो अपन लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्लियर है ये चीज। तो मैं यहाँ पे साइन पाई बाई 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला बस आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है, इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा। इसी की मदद से अभी मैं इसे और कुछ लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, बड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, इधर साइड सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा साइन पाई बाई 3 को, साइन पाई बाई 3 को मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर है, देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर होता है, तो साइन पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। क्लियर है, तो आप देख लीजिए साइन पाई बाई 3 को मैं साइन 2 पाई बाई 3 भी लिख सकता हूं, और साइन 2 पाई बाई 3 मतलब कितना, देखिए ये हो गया मेरा साइन 60 डिग्री और ये हो गया मेरा साइन 120 डिग्री। क्लियर है, आप 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे, पाई की जगह 180 रख दीजिए तो ये आपको देगा कितना, 120 डिग्री। तो और इन दोनों पर वैल्यू आपको मिलेगी √3/2। और ध्यान से देख लीजिए 120 डिग्री भी 360 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो मेरे पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से, एक हो गया पाई बाई 3 और एक हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर साइन x इक्वल टू √3/2 इज, क्या लिखूंगा, पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए समझाते हैं। ठीक है, इसे रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, मेरे को समझना है tan x इक्वल टू -1/√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूं, क्या, tan x इक्वल टू -1/√3 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोई एंगल होना चाहिए। समझ में आ रही बात, तो अब बात को समझिए। tan x इक्वल टू -1/√3 कैसे निकालेंगे, 0 से इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक और बार समझा रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया sin x इक्वल टू √3/2 है, तो 0 से 360 डिग्री के बीच में कब sin x की वैल्यू √3/2 होगी, वो एंगल अपने को फाइंड आउट करने थे। तो मैंने फाइंड आउट किया कि 0 से 360 डिग्री के बीच में एक बार 60 डिग्री पर और एक बार 120 डिग्री पर sin x की वैल्यू √3/2 होगी। अब सेम पैटर्न है, यहां पे भी लगाना है। मेरे को पता करना है कि 0 से 360 डिग्री के बीच में कब tan x की वैल्यू -1/√3 होगी। मतलब वो कौन कौन से एंगल हैं जो मैं यहाँ tan के साथ रखूं तो मेरा वैल्यू -1/√3 मिले, लेकिन वो 360 से बड़े नहीं होने चाहिए, 0 और 360 के बीच में होने चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मोटो है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आपको समझिए tan x इक्वल टू -1/√3 कब होगा। तो मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। 1/√3 कब अपन जानते हैं, अपन लिख सकते हैं इसे tan x इक्वल टू -10। देखिए √1/√3 कब होता है, tan 30 पर। tan 30 मतलब अपन लिख सकते हैं π/6। अब मैं डिग्री में नहीं रेडियन में बात करूंगा, तो मैं लिखूंगा tan x इक्वल टू -10 π/6 अभी इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब देखिए -tan थीटा कभी भी ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सामने माइनस लग गया, यहाँ सामने कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। अपने को यहाँ पे tan x बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए -tan थीटा कब आ सकता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -tan थीटा होता है, याद रखिएगा। कैसे, देखिए 180 है तो tan का क्या रहेगा, 10, और 180 माइनस से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो गया, -tan थीटा। तो यहाँ पे -tan π/6 है, तो उसे मैं लिख सकता हूँ tan π माइनस π/6। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा tan x इक्वल टू, मैं इसे लिखने वाला हूँ -tan π/6 को मैं लिखने वाला हूँ tan π माइनस π/6। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा होता है, तो मेरे पास -tan थीटा था, उसे मैंने tan 180 माइनस थीटा लिख दिया। अब बात को समझिए, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, tan x इक्वल टू, ये मेरा हो गया tan ऑफ 5 π/6। अब चेक कर लीजिए, क्या ये 360 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। पाई की जगह 180 रखेंगे तो 6 से 180 कटेगा, 30 टाइम्स में 30 × 5 150 डिग्री।
आगे 360 से छोटा, तो अपन बोल सकते हैं कि अपना एक जनरल फॉर्म, एक प्रिंसिपल फॉर्म आ गया 5 पाई बाई 6। क्लियर है, मतलब यहाँ x की जगह अगर 5 पाई बाई 6 रखूंगा तो 10x की वैल्यू मेरे को -1/√3 मिलेगी। क्या बस यही कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा? नहीं, अभी और भी आ सकता है, चेक करते हैं। अब जैसे मैंने इसे -tan थीटा को लिखा था 180 माइनस थीटा, तो -tan थीटा को मैं 360 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूं। चलिए चेक कर लेते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और बार लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा के एक और बार इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ है ना, एक और बना रहा हूं। चलिए अब यहीं पे रेड पेन से बना देते हैं, देखिए ब्लू पेन से। ये क्या हो जाएगा मेरा tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा भी मेरा क्या देगा, -tan थीटा देगा। कैसे, चेक कर लीजिए, देखिए 2 पाई है मतलब 360, तो tan का क्या रहेगा, tan 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो अपना आंसर क्या होगा, tan 360 माइनस थीटा भी क्या होता है, -tan थीटा। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए अब इसका यूज करते हैं। तो मैं वापस इसे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं tan x इक्वल टू था मेरे पास -tan पाई बाई 6, तो इसे मैं लिख सकता हूं tan, क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तो -tan पाई बाई 6 को मैं लिख दिया tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये क्या हो गया, tan ऑफ 11 पाई बाई 6। क्लियर हो रही है बात? तो ये मेरा tan x का वैल्यू आ गया 11 पाई बाई 6, मतलब x का वैल्यू हो गया 11 पाई बाई 6। क्लियर है? और ये भी देख लीजिए 360 से छोटा है कि नहीं, x की जगह 180 रखेंगे तो 6 से 180 कटेगा, 30 टाइम्स में 30 इंटू 11 330 डिग्री, वो जो 360 से छोटा है। ठीक है, तो मेरे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, क्या आंसर लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर tan x इक्वल टू -1/√3 इज 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो इसे नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, cot x इक्वल टू -√3, इसका भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आप याद कीजिए -√3 कब होता है, अपन लिख सकते हैं cot x इक्वल टू -√3 कब आएगा, √3 आपका आएगा cot 30 पर, cot 30 पर मतलब ये कितना हो जाएगा, cot पाई बाई 6। क्लियर है ये चीज? अब cot पाई बाई 6 पर होगा तो अगेन अपना ये नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे नॉर्मल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग याद कीजिए, मैं लिख सकता हूँ cot 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ cot थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए। देखिए 180 है तो cot का cot रहेगा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में cot क्या होता है, नेगेटिव, तो cot 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा। इसे ही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ cot x इक्वल टू, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं माइनस cot पाई बाई 6 को क्या लिखने वाला हूँ, cot ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6। क्लियर हुआ ये चीज? देखिए cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, इसे मैं लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं cot x इक्वल टू cot ऑफ 5 पाई बाई 6। क्लियर है? तो ये मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, 5 पाई बाई 6, और ये कितना होता है 150 डिग्री। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे आप 180 डिग्री पुट करके सॉल्व करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, जो 360 से कम है, मतलब एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब चलिए एक और निकालते हैं, एक और कैसे निकलेगा, तो अगेन मैं उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा हूँ, क्या लिखूंगा, फिर से लिख रहा हूँ cot x इक्वल टू माइनस ऑफ cot पाई बाई 6। ठीक है, अब इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, जैसा कि मैंने आपको समझाया। 2 पाई है तो cot का cot रहेगा 2 पाई माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर होगा cot 360 माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। क्लियर है? तो इसे मैं अब लिख सकता हूं cot ऑफ 11 पाई बाई 6, ये भी आ गया मेरा cot x का वैल्यू। क्लियर है ये चीज? तो मतलब x का मेरा एक और वैल्यू क्या आया, 11 पाई बाई 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 330 डिग्री। क्लियर है? तो मेरे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा, मैं आंसर लिखूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन for cot x equal to -√3 is 5 पाई बाई 6 and 11 पाई बाई 6। क्लियर हुआ ये चीज? समझ गए आप लोग?
तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, इसे आप नोट कर लीजिएगा पहले, है ना, फिर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। आइए बच्चों देखते हैं एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। cosec x इक्वल टू -2 लिखा है ना, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर चाहिए तो कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मल सी चीज है, एकदम इजी है। कैसे करेंगे? इसे मैं लिखूंगा, देखिए cosec x इक्वल टू -2 कब होता है? 2 होता है अपना cosec 30 पर, मतलब π/6 पर। क्लियर है? तो ये हो गया cosec π/6। लेकिन अगेन ये अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ cosec x पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसे अपने को एक नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? देखिए cosec 180 प्लस थीटा मेरा होता है माइनस ऑफ cosec थीटा। कैसे? 180 है तो cosec का क्या रहेगा? cosec 180 प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट? थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में cosec क्या होता है? नेगेटिव। तो cosec 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cosec थीटा। तो वही यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? cosec, ये हो जाएगा पाई प्लस π/6। क्लियर है? ये हो गया मेरा cosec x का वैल्यू। cosec x क्या होता है? cosec पाई प्लस π/6। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा cosec x इक्वल टू cosec ऑफ 7 π/6। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक। तो मेरा x का एक वैल्यू क्या आ गया? 7 π/6। चेक कर लीजिए ये 360 से कम है कि नहीं। तो पाई की जगह रखूंगा 180, तो 180 मतलब ये 30 तो 210 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो मेरा ये 360 से कम है, मतलब एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गया। अब चलिए एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। मैं एक और बार लिख रहा हूँ, cosec x इक्वल टू लिखूंगा माइनस ऑफ cosec π/6। इसे अब अपन और क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे और कोई फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल, अपन लगा सकते हैं cosec ऑफ, यहाँ पे अगर लिख दूं 2π माइनस थीटा, क्या लिखूंगा? cosec ऑफ 2π माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ cosec ऑफ 2π माइनस थीटा। तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ cosec थीटा। क्लियर हो रही है ये चीज? देखिए 2π है तो cosec का cosec रहेगा 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? नेगेटिव। तो cosec 360 माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस cosec थीटा। तो मैं इसे क्या लिखने वाला हूँ? इसे मैं लिखने वाला हूँ cosec x इक्वल टू लिखूंगा cosec ऑफ 2π माइनस π/6। क्लियर हो रही है चीज? और ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा मेरा cosec ऑफ 11 π/6। क्लियर है? cosec x का वैल्यू क्या आ गया? cosec ऑफ 11 π/6, मतलब x का वैल्यू आ गया 11 π/6। क्लियर है? तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा आया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मेरा 7 π/6 और एक हो जाएगा 11 π/6। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, देखिए जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ना, ये ज्यादा कुछ नहीं अप्लाई करता हूँ। या तो मैं देखता हूँ पाई प्लस पाई माइनस, या तो मैं ज्यादा से ज्यादा देखूंगा 2π माइनस। 2π प्लस तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के डेफिनेशन क्या बताइए कि x का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 360 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अगर यहाँ 2π प्लस कर दिया मतलब वो 360 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 2π प्लस तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। क्या अप्लाई होगा? 2π माइनस, एक ये, और दूसरा यहाँ पे चेक होगा पाई प्लस या पाई माइनस। इसके अलावा और कोई चेक नहीं होता प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। याद रखिएगा, कभी भी आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देखने को मिले तो आपको दो ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक क्या लगाना है? cosec या कोई भी फंक्शन रहे, पाई प्लस पाई माइनस चेक करना है, और एक यहाँ पे क्या देखना है? 2π माइनस चेक करना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको क्या क्या समझाया? पहले मैंने आपको समझाया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरिएबल के रूप में काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था। ठीक है? फिर मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैंने आपके लिए बात की है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को मैंने आपको समझाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें x की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 360 से कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे लिखा है cosec x इक्वल टू -2, तो मतलब ये है कि x की वैल्यू कौन कौन से दो एंगल्स हो सकते हैं जब cosec x -2 वैल्यू दे, और वो एंगल कहां से कहां तक होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए, 360 से छोटे होने चाहिए। इसके अलावा भी और एंगल्स हैं, लेकिन मेरे को वो नहीं देखना है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की रेंज डिसाइड करके रखा हूं 0 से 360 डिग्री। क्लियर है? तो
0 से 360 डिग्री के बीच में ऐसे कौन कौन से एंगल है जहां पर cosec x की वैल्यू -2 होगी? तो ऐसे कौन कौन से एंगल है? एक है आपका 7 पाई बाय 6 रेडियन और एक है आपका 11 पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर हो रहा है ये बात? तो इसी को मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता हूं। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको जो भी डाउट्स है प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, पाई प्लस पाई माइनस और यहाँ पे 2 पाई माइनस यूज करना है। क्लियर है ये चीज? तो ओके, थैंक यू सो मच।